संक्षेप में ये जानना चाहेंगे कि गायन वादन नृत्य तीनों में बनारस का नाम है पूरे विश्व में। तो जैसे हम लोग शैली बोलते हैं घराना, ग्वालियर गायकी, जयपुर गायकी, तो बनारस घराने की गायकी की कोई स्पेशलिटी है जिसे आप प्रेजेंट करते हैं या उसमें और गायकियों का समावेश है? देखिए, बनारस क्योंकि सबसे प्राचीनतम जगह है, स्थान है। काशी ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, हेरिटेज है। तो एक जनरल नॉलेज की बात यह है कि जो सबसे पुराना शहर होगा वहाँ की संस्कृति सबसे पुरानी होगी, वहाँ का संगीत परंपरा सबसे पुराना होगा। तो यहाँ क्या हुआ कि जो काशी में ध्रुपद धमार से लेके कजरी ठुमरी चैती, इतनी बड़ी परंपरा जो है किसी भी घराने में नहीं है जी। ध्रुपद धमार की भी परंपरा है, ख्याल का भी है, टप्पा का भी है, गुलनक्श भी गाया जाता है, बहुत सारी शैलियाँ गाई जाती हैं। इतनी शैली किसी अन्य घरानों में नहीं गाई जाती है जी। तो उसके वजह से बनारस की गायकी अलग इसलिए हो जाती है कि जहाँ ध्रुपद की गंभीरता है, मीण है, गमक है, वहीं ठुमरी की नजाकत भी है। ये संगम जो है और घरानों में देखने को नहीं मिलता है जी। ये एक बनारस की सबसे बड़ी विशेषता है। और हम लोगों की जो तालीम हुई है, हमारे पिताजी पंडित हनुमान मिश्रा जी, चाचा जी गोपाल मिश्रा जी, तो इन लोगों से एक टर्म यूज़ किया जाता है चारों पट की गायकी। चारों पट की गायकी का मतलब है कि जिसमें ध्रुपद का भी मीण है, गमक है, धमार का लयकारी भी है और ठुमरी की नजाकत भी है, मुलायमियत भी है, श्रृंगार भी है। तो शब्दों को जीने का मंत्र हमें सिखाया गया कि शब्द को कैसे जिया जाए। तो उसके बाद हमारे यहाँ और दूसरे घरानों के भी लोग हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में सेनिया घराने से हमारे यहाँ आशिक अली खान साहब, उनसे एक परंपरा बनी, मुश्ताक अली खान साहब थे जो देबू चौधरी जी तक होते हुए गया, फिर रामदा के थ्रू कृष्णा जी तक एक ये भी परंपरा चल रही। तो मेरे ख्याल से सेनिया मैयर घराने का समावेश है। तो रविशंकर जी, हाँ, रविशंकर जी और चक्रवर्ती जी दोनों का। तो ये घराने आके बनारस के घराने में ये एसिमुलेट हो गए, सिर्फ समावेश हो गया, ये अपनी अपनी पहचान विशिष्टता बनाए हुए। आपको क्या लगता है? समाविष्ट नहीं हुआ है बल्कि अलग रूप ले लिया। हर आर्टिस्ट का एक अलग रूप होता है। देखिए, जैसे आप किराना घराना लेंगे तो उसमें पंडित भीमसेन जोशी भी हैं और रोशन आरा बेगम भी हैं, गंगूबाई हंगल भी हैं, फिरोज दस्तूर साहब भी हैं। तो सबकी गायकी अलग अलग है, सबका एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो घराना एक्चुअली ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, 300-350 साल का एक कॉन्सेप्ट है। कलाकार की प्रतिभा ही उसका घराना है या ये असली बात है। कलाकार की प्रतिभा ही उसके लिए घराना है। किसी व्यक्ति का जन्म अच्छे परिवार में हो सकता है, बहुत नामी, या किसी को अच्छे घराने में हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर प्रतिभा नहीं है, हाँ, तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। हमको ये लगता नहीं, घराना गुरु से हम सीखते हैं, लेकिन पेश करते हैं अपने हिसाब से, तभी वो जाके रियल आर्टिस्ट बनता है। भाई देखिए, हमारे संगीत में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मालकोस या भैरव या टोड़ी हजारों साल से आ रही है और इसमें हजारों लाखों कलाकारों ने प्रस्तुति दी। उसने कुछ नयापन लाना है। लेकिन हर आदमी का मालकोस अलग है, हर आदमी का टोड़ी अलग है। ये विशेषता सिर्फ भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये सेल्फ एक्सप्रेशन का संगीत है। आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी तालीम क्या है, आप कितना उसमें अंदर घुसे हुए हैं।
अंत में छोटे छोटे दो और सवाल कि जब आप अपनी स्टूडेंट्स को जो दूसरे परिवार या घरानों शहरों से आते हैं या अपनी रजिश हितैषी को, तो आप उस वक्त घराने या परंपरा की शैली को उन तक सिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या उस फिर प्रतिभा को देख के ही आप कोई ज्ञान देना चाहेंगे? हम लोग की तालीम जो है बड़े ओपन ढंग से हुआ। ये घराने के संकीर्णता में हमारे पिताजी ने हमको नहीं बांधा जी। उन्होंने ये कहा कि ये भगवान का गुलदस्ता है, भगवान का बगीचा है, यहाँ किसी से भी किसी की तुलना नहीं की जा सकती। पहली बात, अगर गुलाब का अपना महत्व है तो जूही चमेली का भी अपना महत्व है। तो उन्होंने ये तक हम लोगों को सिखाया बचपन से कि कोई भी अगर भीख मांगने वाला भी आदमी आता है तुम्हारे दरवाजे पे और एक तारा बजा के अच्छा गाता है तो उससे भी अगर सीख सकते हो तो सीख लेना। क्या बात। उन्होंने हमको ये घरानों के संकीर्णता में कभी नहीं जाने दिया जी। उन्होंने कहा जहाँ से भी जो अच्छाई मिले उसको इम्बाइब करो, ले लो जी। और बुराई की तरफ ध्यान कम दो। कम क्या दो, देखो ही नहीं। तो अभी तक हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोग छोटे से छोटे कलाकार को भी सुनने जाते हैं तो उसकी अच्छाई क्या है उसमें तुरंत नज़र पहुंच जाता है और वो अपने अंदर आ जाता है। क्योंकि हर आदमी आपके भीतर भी तो गुरुजनों का, पिताजी का, सब लोग आशीर्वाद है, जो प्रकाश है तो प्रकाश ही देखेगा। वही जैसी तालीम, जैसा संस्कार, जैसा लोगों को बताया जाए जी, वैसे ही शिष्य भी तैयार होते हैं। क्योंकि शिष्य जो है एक तो क्या है कि संगीत सीखना जो है ये दुर्लभ इसलिए है कि इसमें अहंकार को त्यागना पड़ता है जी। अहंकार होगा तो संगीत नहीं होगा। लेकिन जो विद्यार्थी और जगह से सीख के आते हैं जी, उनका एक बायस्ड मेंटेलिटी होता है, एक अहंकार लेके आते हैं, एक इच्छा लेके आते हैं कि हमें कुछ बनना है और जल्दी बनना है, तो वो हो नहीं पाता है। बहुत से लोग आगे बढ़ के भी पीछे आ जाते हैं। यहीं के बहुत सारे कलाकार हैं जिनमें बड़ी प्रतिभा है जी, बहुत ज़्यादा प्रतिभावान कलाकार हैं बनारस में, लेकिन वो घराने और गद्दी और झंडा के संकीर्णता में फंस गए। उनको बाहर की दुनिया में नहीं दिखा कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं और कैसे उसको, और जो चीज़ लिया जाए उसको एक्नॉलेज किया, से भी पेश करें, उसको एक्नॉलेज भी करना है, तभी वो फलित होगा। जी। जैसे आप कई बार गाते समय हरिशंकर जी लोग का नाम लेते हैं, अब उनको तो हमारे गुरु घराने के ही हैं जी, तो आप महत्व भी देते हैं, उनको एक्नॉलेज भी करते हैं। ये हम लोग तो गुलाम अली खान साहब का बंदिश गाते हैं तो उनका नाम लेते हैं, अमीर खान साहब की बंदिश गाते हैं तो उनका नाम लेते हैं। हमें ये तालीम दिया गया है कि जब तक तुम एक्नॉलेज करते रहोगे तब तक तुम्हारी विद्या आगे बढ़ती है। पानी बरसता है, सूरज होता है, ये जो प्रकृति है वो सबके लिए समान रूप से है और बहुत हार्मनी है प्रकृति में। हम लोग हार्मनी को खो दिए हैं, इसीलिए हम तकलीफ में हैं। मेलोडी के तरफ पे नहीं, हार्मनी मतलब सोशल हार्मनी, दिल का हार्मनी। अगर कोई गुणी गा रहा है, बजा रहा है तो उसको उस ढंग से सुनना और अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना, वो नहीं करते। यहाँ तो ये स्थिति है वो सब जानते हैं कि लोग बैठे रहते हैं, गर्दन ही नहीं हिलता। मतलब इतना भार है अहंकार का, अहंकार का भार है इतना, तो वो दमित इच्छा जी से ग्रसित है। सरल निर्मल मन होना, हृदय होना, ये संगीत के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हर आदमी में अच्छाई है और हर आदमी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और सीखने को उसी को मिलेगा जो झुकेगा और जो सीखना चाहेगा। जी, झुकाओ। हाँ, प्रिटेंड करके झुकना एक अलग बात है, मन से झुकना एक अलग बात है। तो जो हृदय से झुकता है उसको मिलता रहता है, वो तो लेता ही रहता है बस। और जो जाएगा आएगा वो फिर निकलेगा भी। और अंत में ये था कि अभी राजन जी, साजन जी से हम लोग सम्मान और पुरस्कारों की बात कर रहे थे,
तो ये तो ठीक है कि कई बार ऐसा लगता है कि योग्य स्थान पर अयोग्य लोग या योग्य लोग जो हैं सामान्य घूम रहे हैं, ये असमानता देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों कला की दुनिया में भी है कि जो योग्य व्यक्ति हैं उन तक राष्ट्रीय स्तर के सम्मान, अगर वो महत्व डिजर्व करते हैं तो नहीं आ पाता। इससे सरकारी कारण तो हो सकते हैं और आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं। तो इस विषय पर आप कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं? अगर कृष्णा जी को अभी तक नहीं मिला है तो नहीं, ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन आप देखेंगे इतिहास, तो इतिहास ऐसा ही चलता है। जो ऐसे ऐसे कवि, ऐसे ऐसे विद्वान जो पब्लिसिटी से बाहर रहते हैं, अपने को प्रमोट नहीं करते हैं, उनको दुनिया नहीं पहचान पाती है। जो अपने को प्रमोट कर लेते हैं उनको बड़े से बड़ा अवार्ड भी मिल जाता है। ये इतिहास में ही है। लेकिन कला के पार्थी होते हैं जो खोज भी लेते हैं कि कहाँ गुण है, कला है, उनको सम्मानित करते हैं। सरकार का काम कला का पार्थी होना नहीं है। हाँ, आज की सरकार आज का नहीं, पहले राजाओं के ज़माने में भी ऐसा था। सब जगह आप देखिएगा कि किसी को राष्ट्र कवि अगर बनाया गया है तो उसके पैरेलल उनसे भी ऊपर वाले कवि हैं। किसी को राष्ट्र संत घोषित किया गया है तो उनसे भी बड़े संत उस समय मौजूद हैं। किसी को भारत रत्न दिया गया है तो उनसे भी बड़ा कोई कलाकार मौजूद है उस समय, जो गुमनामी में जी रहा है। तो क्या उस व्यक्ति का सौभाग्य है किसको मिला है या उसका दुर्भाग्य है? नहीं, सौभाग्य और दुर्भाग्य तो हम निश्चित करते हैं ना जी। ये तो हमारी धारणा है कि हम कंपेयर करते हैं। तो जिसको नहीं मिला, भगवान जिसको मिला, भगवान जो है वो किसी सौभाग्य और दुर्भाग्य में विश्वास नहीं करता जी। एक कलाकार होता है, जैसे हमारे पिताजी वगैरह थे, वो अपने दुनिया में ही खोए रहते थे। उनको अगर कोई आके बोले कि आपका बड़ा पेपर में फोटो छपा है, ये निकला है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ऐसे कलाकार होते हैं जो किसी अवार्ड के मोहताज नहीं होते। वो अपनी कला की साधना करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि संगीत घरानाओं में बंधा हुआ चीज़ नहीं है, ये ईश्वर की वाणी है और जो करता है उसका होता है। और वो भी श्रद्धा भाव से जो संगीत को करता है उसका भक्ति भाव से करता है। तो ये बहुत दुखद स्थिति है कि बनारस के ऐसे ऐसे कलाकार को भी पता नहीं, आपको संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली वाला तो नहीं मिला, यूपी वाला मिला है। तो कम से कम उन लोगों को ये सोचना चाहिए। लेकिन उन लोगों को समझाने वाला कोई चाहिए ना। नहीं, समझाने वाले के साथ साथ क्या होता है कृष्णा जी, मैं मतलब कैमरा ऑन है, मैं ये चाहता हूँ कि आज समय बहुत, अब देखिए वो डिजिटल ऑनलाइन कर दिया उन्होंने पद्मश्री पद्म भूषण। लेकिन वो तो कहने के लिए नहीं, कुछ तो होता है, क्योंकि स्कूटनिंग जो है वो पहले ही हो जाती है। अब 18,000 लोगों ने डाल दिया पद्मश्री पद्म भूषण के लिए, तो अब स्कूटनिंग होकर 100, 125, 110 यही इनका वो रहता है। तो पहले तो ये था कि जो टॉप ग्रेड के पद्म विभूषण अवार्डीज हैं उनसे वो राय सलाह करते थे। तो राय सलाह अब वो भी बंद कर दिया। आप लोगों से नहीं पूछते? नहीं, अब इस साल से नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट कर दिया ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन जो है स्कूटनिंग की गई, तो इस साल किसी से कुछ भी नहीं पूछा।
राम।